हेलो स्टूडेंट। आज हम पढ़ते हैं फीचर्स, पार्टनरशिप की फीचर्स। कल हमने पढ़ा था इंडियन पार्टनरशिप एक्ट सेक्शन नंबर 4, उसकी परिभाषा और पार्टनरशिप का इंट्रोडक्शन। आज हम जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट सेक्शन नंबर 4 था, उसमें जो हमने परिभाषा पढ़ी थी, उसी में से आज हम इसके सारे के सारे फीचर्स निकालेंगे और अच्छे से समझाएंगे। कल हमने पढ़ा था पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन द पर्सन। तो सबसे पहले कल भी हमने एक्सप्लेन किया था पर्सन क्या होता है। पर्सन व्यक्ति होता है, कोई भी व्यक्ति। जैसे मान लो ये एक पर्सन है, और मैंने कल बताया था कि पार्टनरशिप में जो पर्सन की संख्या गिवन नहीं है, वो कहां पर गिवन है? कंपनी एक्ट में। तो मेरे साथ साथ लिख लो कि पार्टनर यानी पर्सन की जो संख्या है वो पार्टनरशिप एक्ट के अंतर्गत नॉट गिवन, पार्टनरशिप के अंदर गिवन नहीं है। कहां पर गिवन है? कंपनी एक्ट 2013 सेक्शन नंबर 464 के अंतर्गत गिवन है। कल मैंने आपको बताया था इसके अंदर मिनिमम 2 पार्टनर हो सकते हैं और मैक्सिमम 50 पार्टनर हो सकते हैं, यानी 50 पार्टनर हो सकते हैं। लेकिन इस चीज का ध्यान रखना, गवर्नमेंट चाहे इसको चेंज कर सकती है, लेकिन चेंज करके 100 तक कर सकती है, 100 से अधिक नहीं कर सकती। कल हमने पढ़ा था, तो आज भी हमने पढ़ लिया। तो पहला हमारा जो फीचर्स है वो क्या है? नंबर ऑफ पर्सन। तो हमें पता चल गया कि हमारे पास दो प्रकार के पार्टनरशिप एक्ट के अंदर गिवन नहीं होता है कहां पे? ये कंपनी एक्ट 2013 के अंदर गिवन है। फिर हमने पढ़ा था हु हाउ एग्रीड। एग्रीड से बन के आया था एग्रीमेंट। क्या बन के आया था? एग्रीमेंट। अब हम बात कर लेते हैं एग्रीमेंट की। कल भी मैंने बताया था हमारे जो ब्रिटेन सरकार है, ब्रिटेन है, उसमें एग्रीमेंट 2 टाइप्स का है, लेकिन इंडिया के अंदर 3 टाइप्स का एग्रीमेंट होता है। एक तो ओरल, जैसे हम बोल के कोई भी एग्रीमेंट कर सकते हैं, 2 पर्सन आपस में मिले और एग्रीमेंट करके अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। दूसरा रिटर्न में, और तीसरा एम्प्लॉयड। कल मैंने इन तीनों के बारे में आपको बता दिया था, एग्रीमेंट कैसे बनता है इसके ऊपर भी बात करी थी। अब आगे है हमारे पास टू शेयर द प्रॉफिट। अब हमें ये पता होना चाहिए, इसको हम प्रॉफिट मोटिव बोलते हैं और शेयरिंग प्रॉफिट भी बोलेंगे। कोई भी बिजनेस है, काम करते हैं, उसका जो मेन मोटिव होता है वो प्रॉफिट कमाना होता है। और अब बात कर लेते हैं किसकी? शेयरिंग। शेयर से हमारे पास बन के आता है क्या? शेयरिंग प्रॉफिट रेशो। शेयरिंग प्रॉफिट, इसका मतलब क्या है? जो हमारे पास 2 पार्टनर हैं, उनको राइट है, अधिकार है, जो बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है उसको लेने का। जो एग्रीड रेशो होती है, उस रेशो में इसको डिस्ट्रीब्यूशन बांटने का। अगर इन्होंने कोई भी एग्रीमेंट नहीं किया है तो वो रेशो में इनका जो प्रॉफिट होगा वो इक्वल रेशो में डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अच्छा सर, हाँ, क्या सर पार्टनर ही प्रॉफिट में हिस्सा ले सकते हैं? कोई थर्ड पर्सन पार्टनर नहीं ले सकता? हाँ बेटा, थर्ड पर्सन भी इस प्रॉफिट में हिस्सा ले सकता है। जैसे मान लो ये मिस्टर ए है, ये मिस्टर बी है, ये दोनों पार्टनर हैं, और ये मिस्टर एक्स है, ये मैनेजर है। ये कहता है कि मैं
जो प्रॉफिट होगा उसमें से इतना हिस्सा लूंगा। तो थर्ड पर्सन को भी हम क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट में हिस्सा दे सकते हैं। पार्टनर को तो लेने का राइट है ही, लेकिन थर्ड पर्सन भी ले सकते हैं। अब जो तीसरी फीचर्स है, पहली फीचर्स मैंने आपको बताया नंबर ऑफ पर्सन, दूसरी हमारी एग्रीमेंट हो गई, तीसरा हमारा प्रॉफिट मोटिव और शेयरिंग प्रॉफिट हो गया। अब चौथा बिजनेस की बात कर लेते हैं। बिजनेस में तो कोई बताने की बात ही नहीं है, हमारा बिजनेस लॉफुल होना चाहिए। बिजनेस इलीगल बिजनेस नहीं होना चाहिए, लीगल बिजनेस होना चाहिए। क्योंकि आपको पता है कोई भी पार्टनरशिप एक्ट में हम बात करते हैं वो लॉफुल बिजनेस की ही करेंगे। अब बात कर लेते हैं किसकी, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसको कल मैंने बताया था, इसका हम बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी। कल एक्सप्लेन भी कर दिया था म्यूचुअल एजेंसी होती क्या है। जैसे मान के चलो हमारे ये 3 पार्टनर हैं, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी। मिस्टर ए कहता है कि मैं बीमार हूं, मैं फर्म में नहीं आ सकता। तो मिस्टर वी को अपना कार्य सौंप देता है, कहता है इतना मैं नहीं आता, इतना आप मेरा कार्य करिए। तो ये उसका काम करता है। तो इसी कारण से म्यूचुअल एजेंसी में हमारे पास प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन पाया जाता है। इसमें एक पार्टनर प्रिंसिपल भी हो सकता है और एजेंट भी हो सकता है। ये हमारी क्या थी, इसकी फीचर्स जो आपने पढ़ी। पहली नंबर ऑफ द पर्सन हो गई, दूसरा एग्रीमेंट हो गया, तीसरा प्रॉफिट मोटिव, शेयरिंग प्रॉफिट हो गया, बिजनेस हमारा लॉफुल होना चाहिए, लॉफुल बिजनेस हो गया, और पांचवी म्यूचुअल एजेंसी जिसको हम कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ द पर्सन। इसमें सारे व्यक्ति मिलकर भी काम कर सकते हैं और कोई एक व्यक्ति भी, कोई भी अगर कोई इमरजेंसी है उस टाइम पे कोई भी डिसीजन ले सकता है। तो ये थी हमारी इसके फीचर्स। अब हम बात कर लेते हैं इससे नेक्स्ट राइट की। तो सबसे पहले में ये पता होना चाहिए एक पार्टनर्स की राइट क्या क्या होते हैं। जो राइट होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। सर राइट भी टाइप्स के होते हैं? हाँ, 2 टाइप्स के राइट होते हैं। एक तो वो राइट होते हैं जो अपनी, वह राइट जो आपने मांगे हैं लेकिन वो नहीं मिलते, बिना मांगे ही मिल जाते हैं। और एक वो राइट होते हैं जो हमें मांगने से मिलते हैं। अच्छा सर, राइट कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो वो राइट जो हमें क्या होते हैं, बिना मांगे ही मिल जाते हैं, और दूसरे वो राइट जो हमें मांगने पड़ते हैं। अच्छा सर, समझ में आ गया। जो हमें बिना मांगे मिल जाते हैं उसको हम इम्प्लाइड बोलते हैं, और जो हमें मांगने से मिलते हैं उसको हम एक्सपीरियंस बोलते हैं। ये हमारे क्या होते हैं, 2 प्रकार के राइट होते हैं। ये बाय द रिटन होते हैं। रिटन में इनका एग्रीमेंट होता है, पॉसिबल बाय एग्रीमेंट यानी रिटन के द्वारा। ये बाय डिफॉल्ट मिल जाते हैं। ये क्या मिल जाते हैं? बाय डिफॉल्ट। तो हम आज बात कर लेते हैं किसकी, पार्टनर्स की राइट की। एक पार्टनर के राइट क्या क्या होते हैं उसकी बात करते हैं। मान लो ये मिस्टर ए है, ये हमारा क्या है कि पार्टनर है। इसका राइट की बात कर लेते हैं। तो हमारा पहला जो राइट है उसकी बात करते हैं।
पहले हम लिखेंगे राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस, यानी कोई भी पार्टनर बिजनेस में कामकाज में हिस्सा ले सकता है, किसी पर कोई प्रतिबंध नहीं लगता। दूसरा पार्टनर का राइट होता है द राइट टू बी कंसोलेंटेड। कोई भी पार्टनर है फर्म में, कोई भी डिसीजन लेने से पहले उससे परामर्श लेना जरूरी है। बिना डिसीजन के, बिना परामर्श के लिए कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता। अब हम बात कर लेते हैं नंबर 3 राइट की। पहला हमने पढ़ा था राइट टू टेकन पार्ट इन दिस कंडक्ट ऑफ ए बिजनेस, यानी वह बिजनेस, किसी भी बिजनेस में कोई भी पार्टनर अपने काम काज में हिस्सा ले सकता है। दूसरा हमने पढ़ा द राइट टू बी द कंसल्टेंट। इसमें हमारे पास क्या होता है, परामर्श, यानी फर्म में कोई भी डिसीजन लेते हैं तो पहले हमें पार्टनर से क्या करना पड़ेगा, डिसीजन लेना होगा, उससे परमिशन लेनी होगी, पूछना होगा। अब बात करते हैं पार्टनर के तीसरे राइट की। तीसरा राइट है राइट टू इंसेप्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स। प्रत्येक पार्टनर को अधिकार है कि जो बुक है, अकाउंट है, उसको देख सकता है, और चाहे उसकी कॉपी लेना चाहे तो उसकी कॉपी भी ले सकता है। उसका अधिकार है, उसका राइट है। अब हम बात कर लेते हैं राइट नंबर 4 की। जो चौथा अधिकार है टू टेक इंटरेस्ट on borrowing money to firm। अगर किसी पार्टनर ने फर्म को कोई लोन दिया है, क्या दिया है, लोन, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट लेने का अधिकार है। सर कितना परसेंट है? वो एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग अधिक भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। अगर एग्रीमेंट में कोई भी गिवन नहीं है तो फिर 6% का ब्याज लेने का राइट होता है, 6% पर एनम। अच्छा सर, राइट नंबर 5 की, पार्टनर का 5वां जो अधिकार है उसकी बात कर लेते हैं। राइट टू शेयर प्रॉफिट इन एग्रीड रेशो, यानी कोई भी पार्टनर है, जैसे मान लो ये हमारे पार्टनर हैं, इनको अधिकार है, जैसे मान लो ये 3:2:1 रेशो में प्रॉफिट को बांटते हैं, तो जो प्रॉफिट होगा इस रेशो में उनको बांटना पड़ेगा। अगर रेशो गिवन नहीं है और एग्रीमेंट नहीं किया इन्होंने, तो फिर बिना एग्रीमेंट के इन्होंने इक्वल सभी ने 1:3, 1:3, 1:3 में इनको डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा। अब राइट नंबर 6 की बात कर लेते हैं, जो छठा राइट है, बहुत ही अच्छा राइट है, टू टेक
बेस्ट जजमेंट इन emergency situation। अगर कोई पार्टनर कहीं इमरजेंसी में फंस गया है, जैसे मान के चलो कहीं पे ये व्यक्ति गया हुआ है, वहां पे एकदम कोई इमरजेंसी हो जाती है और ये फर्म में आ नहीं सकता, तो जो दूसरा पार्टनर है फर्म में, जो जजमेंट यानी कोई डिसीजन लेना है, तो इसके पास फोन करेगा कि भाई हम इस चीज पे बात कर रहे हैं, तो ये इसके बिना भी डिसीजन ले सकता है इमरजेंसी में। तो ये भी एक पार्टनर का राइट होता है। नंबर 7, पार्टनर का जो नंबर 7 अधिकार है, टू रिटायरमेंट, रिटायर फ्रॉम फर्म। कोई भी पार्टनर रिटायरमेंट ले सकता है फर्म से जब उसका मर्जी हो। नंबर 8, टू डिसअलाउ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर्स। अगर मान लो एक फर्म है, उसमें टोटल 10 पार्टनर है, 10 पार्टनर है। अब ये 10 पार्टनर्स होने के कारण और एक न्यू पार्टनर एक्स आता है। अब न्यू पार्टनर एक्स आएगा तब हमें, अगर मान लो 9 पार्टनर यानी 9 पार्टनर इस पार्टनर्स को आने की परमिशन देते हैं, यस करते हैं, लेकिन 1 पार्टनर मना कर देता है, नाट जाता है, तो इस पार्टनर को फर्म में एडमिशन मिल जाएगा? क्या ये इसमें आ सकता है? ये आप बताओ। सर आना तो चाहिए बेटा, इसके अंदर ये पार्टनर नहीं आएगा। अच्छा सर, हाँ, मैं दोबारा से आपको रिपीट कर देता हूं। अगर मान लो, यहाँ पे समझा देता हूं, अगर मान लो हमारी फर्म में टोटल कितने पार्टनर हैं? 10 पार्टनर हैं, पार्टनर्स हैं, और उनमें से कोई न्यू पार्टनर आना चाहता है, कोई थर्ड पर्सन मिस्टर एक्स। तो अगर इनमें से 9 पार्टनर एग्री हैं बट एक पार्टनर एग्री नहीं है, तो इसके बिना कोई भी फर्म में पार्टनर नहीं आएगा। अगर 10 के 10 इसको एग्री हो जाते हैं, सहमत हो जाते हैं इस फर्म में आने के लिए, इसको एडमिशन देने के लिए, तो हमारे पास क्या हो सकता है? एडमिशन ले सकता है, ना तो नहीं। अब हमने यहाँ तक तो पढ़ लिया एक पार्टनर्स के क्या क्या राइट होते हैं। अब हम उसकी ड्यूटी ऑफ पार्टनर्स की ड्यूटी भी पढ़ लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं पार्टनर की ड्यूटी। ड्यूटीज ऑफ पार्टनर। पार्टनर्स की ड्यूटीज क्या होती हैं? जो पहली ड्यूटी है उसकी बात करते हैं। नो
partner should no partner should be engage himself in competitive business. दूसरी जो ड्यूटी है, यूज प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म ओनली फॉर द फर्म। यानी जो बिजनेस की कोई भी प्रॉपर्टी है ओनली फर्म के लिए ही यूज होनी चाहिए, न कि अपने पर्सनल यूज के लिए। जैसे अगर मान लो कोई कार है, अब मैं अपने परिवार को कहीं घुमाने के लिए ले जाता हूँ, क्योंकि वो कार है किसकी, फर्म की प्रॉपर्टी है, तो उसका मैं यूज नहीं कर सकता। अब तीसरी ड्यूटी की बात कर लेते हैं। एवरी पार्टनर should devote due time in the business। प्रत्येक पार्टनर को कुछ न कुछ टाइम बिजनेस में देना होता है, ये उसका ड्यूटी है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, और फिर मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो के साथ।